आई। तो कल हमने जो लास्ट बात पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, जिसमें हमने बोला था कि मनी इज व्हाट द गवर्नमेंट सेज मनी इज। ठीक है, कि मनी वो है जो सरकार कहती है कि मनी है, दैट इज लीगल टेंडर। जिसमें हमने बात करी थी कि हमारे पास दो तरह के लीगल टेंडर होते हैं। एक लिमिटेड लीगल टेंडर, जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में कोई एक्सेप्ट करता है, अगर वो उससे ज़्यादा एक्सेप्ट करने को डिनाई करे तो हम उसके लिए कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते, उसको सू नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। एक तो ये हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का एग्जाम्पल कॉइन होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर का एग्जाम्पल करेंसी नोट्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन लीगल टेंडर, जो कि गवर्नमेंट ने करेंसी जिसको नहीं बनाया है बट लोगों ने जनरली एक्सेप्ट करके उसको करेंसी का रूप दे दिया है। जैसे कि हमने बोला कि चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, या बिल्स रिसीवेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इलीगल टेंडर, और इलीगल टेंडर में हमने पढ़ा कि जो फेक करेंसी होती है, फेक नकली नोट, उसको इलीगल टेंडर बोलते हैं। अब आज हम लोगों को पढ़ना है, उसके बाद जो था लीगलिटी के बेसिस पे हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। फंक्शन के बेसिस पे हम पहले ही डेफिनेशन पढ़ के आए थे कि मनी इज अ मैटर, फंक्शन, फोर, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। ठीक है, ये हम लोग सब लोग जान रहे हैं। अब अगला है डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर कितनी तरलता है, कितनी जल्दी या तो वो कैश या मनी के फॉर्म में है, या कितनी जल्दी वो मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी हमने बोला कि दो तरह का डेफिनेशन है। ठीक है, मनी कैन बी क्लासिफाइड एज, पैसे को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। फर्स्ट इज कॉल्ड मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, मतलब जो सीधे सीधे कैश है, जैसे कि क्वाइन हो गया, जैसे कि करेंसी नोट हो गया, जैसे कि बैंक में रखा हुआ आपका पैसा हो गया, दैट इज मनी। इट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, मतलब जब भी आपको जरूरत होगी आप इससे तुरंत खर्च कर सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि स्पीड और सर्टेनिटी। स्पीड, कितनी जल्दी और कितना ज्यादा आप इसको, इस एसेट को कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में, दैट इज लिक्विडिटी। तो बोलता है कि मनी क्वाइन करेंसी के फॉर्म में, या बैंक में जो आपने पैसा, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली मनी, वही मनी है। ठीक है, तो उसको किसी चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी यूटिलाइज्ड एज इट इज। ठीक है, क्वाइन डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, करेंसी डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, इसको आपको कुछ भी करने की इसमें आपको जरूरत नहीं है, इसको किसी भी चीज में कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है यूटिलाइज करने के लिए। दैट्स वाई they are money or the most liquid form of money, और they are 100% money ही होता है। they don't need any type of conversion, उसको किसी भी तरीके से कन्वर्ट करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया मनी। दूसरा बोलता है नियर मनी। नियर मनी, NEAR, नियर, जो कि पैसे के निकट है लेकिन डायरेक्टली पैसे के फॉर्म में नहीं। ठीक है, विच इज नियर टू मनी, दैट इट्स स्पीड फॉर कन्वर्जन इज इन मनी इज वेरी प्रूडेंट। ठीक है, ये बहुत आसानी से पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी ये पैसे के टर्म्स में नहीं है, मतलब इसको यूटिलाइज करके हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, लेकिन in very recent time very easily and very accurately that can be converted into money। ठीक है, तो नियर मनी इसको बोलते हैं। बोलता है वो कोई भी फाइनेंशियल एसेट जो क्वाइन या करेंसी के फॉर्म में नहीं है, बट बहुत आसानी से, बहुत इजीली, बहुत कम समय में, ठीक है, ये क्वाइन या करेंसी के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है अगर हमें पेमेंट करने की जरूरत है किसी को। ठीक है, तो बोलता है फॉर एग्जाम्पल नेशनल सेविंग डिपॉजिट्स। ठीक है, इसको हम लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी बोलते हैं। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो कि पोस्ट ऑफिसेज एक्सेप्ट करती हैं, और पोस्ट ऑफिसेज आपको ये NSCs देती हैं, नेशनल सेविंग डिपॉजिट्स। ठीक है, बोलता है नेशनल सेविंग डिपॉजिट्स हो गए, या फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, या बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो आप बैंक में एक सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स करा देते हैं, ठीक है, या आपने पोस्ट ऑफिस में पैसा एक सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स कराया है, तो वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आपको इशू करते हैं। या बॉन्ड्स हो गए, मतलब सरकारी
जो आपने सरकार को पैसा दिया हुआ है, दैट आर कॉल्ड बॉन्ड्स, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसको हम बोलते हैं, दीज एसेट्स, दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर नियर टू मनी, दे कैन इजिली एट एनी टाइम विद इन वेरी लेस पीरियड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल मनी, उसको हम एक्चुअल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज नियर मनी। They are as good as money but are non-legal tender. They are as good as money. वो पैसे के बराबर हैं, पैसे के ही तरह हैं, बट दे आर नॉट द लीगल टेंडर। लेकिन सरकार ने इनको अलाउ नहीं किया है कि आप इससे एक्सचेंज कर सकें। हाँ, आपको पैसे की जरूरत है, दीज कैन इजिली विद इन नो टाइम कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। जैसे फिक्स डिपॉजिट, अब तो जब से डिजिटल बैंकिंग हो गई है या इंटरनेट बैंकिंग हो गई है, आप फिक्स डिपॉजिट खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट खुद से ब्रेक भी कर सकते हैं। मींस आपको लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है आपके बैंक अकाउंट में, आप उसको तुरंत एफडी में कन्वर्ट कर दीजिए, फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये काम करना है कि ये पैसा मुझे चाहिए, एफडी मेरे को नहीं रखनी है, मुझे पैसे की नीड है, आप तुरंत एफडी ब्रेक करेंगे, विद इन सेकंड्स आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इनको हम लोग बोलते हैं कि दे आर एज गुड एज मनी बट दे आर द नॉन लीगल टेंडर्स। आप अगर फिक्स डिपॉजिट की रसीद लेकर के, रिसिप्ट लेकर के किसी के पास जाएंगे तो वो आपको सामान नहीं देगा, ठीक है, बिकॉज वो व्यक्ति उसको, उस चीज को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज उस पे ओनरशिप आपकी है, ठीक है। एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, उस पे अगर आपका नाम लिखा है तो आप ही उसको मनी में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो बोलता है कि दे आर इजिली कन्वर्टेबल, दे आर नियर टू मनी बट दे आर नॉन लीगल टेंडर। वो नॉन लीगल टेंडर होता है, सरकार ने उसके थ्रू एक्सचेंज को अलाउ नहीं किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी वी हैव टू टाइप्स। पहला हो गया कौन सा, पहला हो गया आपका लिक्विड मनी और मनी, और दूसरा हो गया आपका नियर मनी जो कि पैसा के बराबर है, ठीक है। कैन बी डायरेक्ट, नियर मनी कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत कम समय में पैसे में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आई लास्ट डेफिनेशन का बेसिस बोलता है, डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ठीक है। स्कोप का मतलब होता है कि पहुंच कहां है मनी की, ठीक है, मनी क्या कर सकता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप वी हैव टू डेफिनेशंस। पहला बोलता है नैरो डेफिनेशन, छोटा डेफिनेशन, और दूसरा बोलता है ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। तो नैरो डेफिनेशन में बोलता है कि जब हम मनी को डिफाइन करें उसके फंक्शंस के ऊपर, when we are defining the money based on its function, then it is called the narrow definition. Means what? Money is a matter function for medium measure standard store. When we are talking about only the functions of the money, then this can be considered as a narrow definition. ये narrow definition है, ठीक है। दूसरा बोलता है broader definition। जब हम मनी के साथ में उन एसेट्स, उन फाइनेंशियल एसेट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं दैट कैन easily be converted into money, or you can say when we include the financial assets that are near to money in the definition of money, it becomes a broader definition of money. ये money का एक broader definition बन जाता है। तो बोलता है broad definition of money is it includes, ब्रॉडर डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आई, इन एडिशन टू द नॉन नैरो मनी, ठीक है। नैरो मनी का मतलब हो गया कि जब हम मनी के सिर्फ 4 फंक्शंस की बात करते हैं, उसके एडिशन में जब हम डिपॉजिट्स की भी बात करें, पोस्ट ऑफिसेज में इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करें, और सारे चेकेबल डिपॉजिट्स या यू कैन से वैसे मनी की बात करें जो फाइनेंशियल एसेट्स डिफाइंड है नियर मनी में, ठीक है, जब इन सब की कंप्लीट हम लोग बात करते हैं तो दैट डेफिनेशन इज कॉल्ड एज द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ मनी। उसको हम लोग मनी का ब्रॉडर डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई, नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी एंड ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है। तो इस तरीके से मनी के डेफिनेशन का हमने 4 अलग अलग बेसिस देखा। पहला फंक्शन के बेसिस पे, दूसरा लीगलिटी के बेसिस पे, तीसरा हमने बोला कि हमने देखा लिक्विडिटी के बेसिस पे, और चौथा हमने देखा स्कोप के बेसिस पे, ठीक है। फंक्शंस के बेसिस पे मनी इज अ मैटर फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर, इसी को आप ब्रॉड करके लिख सकते हैं। दूसरा लीगलिटी के बेसिस पे लीगल टेंडर, लीगल टेंडर के अंदर लिमिटेड और अनलिमिटेड लीगल टेंडर।
फिर नॉन लीगल टेंडर, फिर इलीगल टेंडर। ऑन द बेसिस ऑफ liquidity, one is the liquid money or money, and the second is the near money that can easily be converted into money. And on the basis of scope, there is the narrow definition in which we include only the money as its important function, and the other one is broader definition where we include money as well as the financial assets which are very near to money। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इवोल्यूशन और डेफिनेशन मनी का क्या कर लिया है, खत्म कर लिया। डेफिनेशन में आपको सिर्फ एक फंक्शनल डेफिनेशन ही सिलेबस में था, बाकी जो हमने और लिक्विडिटी के बेसिस पे डेफिनेशन या स्कोप के बेसिस पे डेफिनेशन या लीगलिटी के बेसिस पे जो भी डेफिनेशन देखा है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट करना जरूरी था, इसीलिए हमने इसको कर लिया। ठीक है, आई अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस का पोर्शन है वो है, हम लोगों को देखना है डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई क्या होता है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। इससे हमेशा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, तो मनी सप्लाई पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियल हिस्ट्री जानना पड़ेगा इंडियन सिस्टम का, इंडियन इकोनॉमिक या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। ठीक है, ये बात है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड इंडिया में बैंकिंग बहुत पुरानी है। ठीक है, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम बहुत पुराना है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से ही इंडिया में बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। इवन आरबीआई का भी गठन इंडिया में 1934 में कर दिया गया था। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रल बैंक इंडिया में 1934 में क्या हो गया था, आ गया था। तो बोलता है कि पहले जब इंडिया में इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, तो हमें इस बात का पता नहीं था कि व्हाट इज द सर्कुलेशन ऑफ मनी, कितना मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है और कैसे एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पर, एक पार्टिकुलर टाइम पर हम निकाल पाएंगे कि किसी इकोनॉमी में कितना मनी है। या अपने हम इंडियन इकोनॉमी की ही बात करते हैं बिकॉज यहाँ हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो ये निकालना बहुत टफ था कि हाउ वी कैन कंक्लूड एंड हाउ वी कैन काउंट दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी being circulated in the economy and held by the population of the economy, that is Indian economy। ठीक है, इस चीज का हमारे पास में कोई डेटा या कोई कैलकुलेशन का मेथड अवेलेबल नहीं था इंडियन इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी के पास में या इंडियन गवर्नमेंट के पास में या सेंट्रल बैंक के पास में, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं था। बहुत बार इस चीज की बात की गई कि हम लोग ये सिस्टम डेवलप कर पाए, ठीक है, जिसमें हम ये सिस्टम डेवलप कर पाए कि कैसे कैसे हम लोग एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मनी सप्लाई को कैलकुलेट कर सकें। बट इसमें क्योंकि इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में ये चीज इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड थी और इतने लोगों के हाथ में ये मनी का कनेक्शन था कि इस चीज को कैलकुलेट कर पाना इतना आसान नहीं था। दैट्स वाई इंडिया में इस चीज के लिए प्रयास हो रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट इस चीज के लिए बार बार प्रयास कर रही थी और लास्टली इन द ईयर 1967-68 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक चीज निकाली, उसने एक मेजर निकाला मनी सप्लाई को करने का। उसने पहली बार मनी सप्लाई इंडिया में काउंट करने का तरीका निकाला। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे ये तरीका रिफाइन हुआ और विद इन अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, 10 साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 कंपोनेंट्स डेवलप किए, 4 अल्टरनेटिव तरीके डेवलप किए मनी सप्लाई को काउंट करने का, कि अगर देश में हमें एक दिन एक पार्टिकुलर टाइम पे पता करना हो कि देश में कितना पैसा लोगों के पास में है, ठीक है, तो ये पता किया जा सके।
और इसको पता करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 मनी मेजरमेंट कंसेप्ट निकाले, ठीक है, जिनको हम लोग M1, M2, M3 और M4 के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले M1 इवॉल्व हुआ एंड उसके बाद धीरे धीरे पीरियोडिकली M2, M3 एंड M4 का कंसेप्ट इंडिया में इवॉल्व हुआ विद इन ए टाइम फ्रेम ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों के अंदर। तो हमें यहाँ पे अपनी स्टडी को कन्फाइन करना है कि भाई M1, M2, M3 और M4 जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास में सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे किस चीज को इंक्लूड करती है। M1 में क्या चीजें आती हैं, M2 में क्या चीजें आती हैं, M3 में क्या आता है और M4 में क्या आता है, और कहां से एग्जैक्टली हमें पता चलता है कि हमारे पास में कितना मनी है। विच मेजर इज द एग्जैक्ट मेजर, और यू कैन से विच मेजर इज द नैरो मेजर, विच मेजर इज द ब्रॉडर मेजर, विच कैन गिव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मेजरमेंट इन एन इकोनॉमी, एंड इसके बारे में सारी बातें। तो हमने बोला कि सबसे पहला और सबसे प्रिमिटिव मेजर जो आया था वो मेजर आया M1, ठीक है, जो कि डेवलप होके इंडिया में 1967-68 में आया। और इस मेजर के अंदर सबसे पहले आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने एक डेफिनेशन दिया ट्रांजैक्शन मनी का, ट्रांजैक्शन मनी, ठीक है। बोलता है इट इज द फर्स्ट एंड द बेसिक मेजर एंड इट इज आल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी एज इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शंस। बोलता है M1 के अंदर जो कंपोनेंट्स आए, इंक्लूड किए गए, उसको हमने ट्रांजैक्शन मनी का नाम दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। और सबसे पहला कंपोनेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यही डेवलप किया था मनी सप्लाई को काउंट करने के लिए। उन्होंने बोला कि भाई मनी सप्लाई के अंदर एक पार्टिकुलर समय पर क्या चीजें अगर हम काउंट कर लेंगे तो हम बोलेंगे कि इतना मनी सप्लाई इकोनॉमी में है। तो सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ने बोला कि भैया मनी सप्लाई जो है ना, उसमें हम सिर्फ किस चीज की बात करते हैं, तो मनी हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है, लोगों के हाथ में कितना पैसा है, क्योंकि डेफिनेशन ही यही कहता है मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, जो कि पब्लिक के हाथ में है एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पे इन एन इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी में। तो किसी इकोनॉमी में एक निश्चित समय पे पब्लिक के हाथ में जितना पैसा है, उस पैसे को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। बोलता है it includes money held by public only, we will never include the money kept in the reserve of a commercial bank or reserve bank or government because they are the creator of money। हमें क्रिएटर ऑफ मनी के पॉकेट को नहीं झांकना है, हमें उनके पॉकेट को झांकना है जो यूजर ऑफ मनी है, और उनके पॉकेट में जितना पैसा है उसको काउंट कर लेना है एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड विल गेट द बैलेंस एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज द मनी सप्लाई। बोलता है इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली, द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर नॉट द मनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर, means the individuals and the business firms. It does not include the money creating sector, that is government and the banking system, and it also does not include the cash balances that are held by the bank. We have to use and count only the money which is being circulated in the economy and it is in the hands of the persons who are using the money. And second बोलता है it is a stock concept, ठीक है, हम आपको पढ़ा रखे हैं दो तरह का कंसेप्ट होता है, एक होता है फ्लो कंसेप्ट, एक होता है स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। तो बोलता है मनी सप्लाई जो है वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जांचा जाता है या पार्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक का मतलब जो रुका हुआ है, स्टैग्नेंसी है उसके अंदर, वो एक स्टैग्नेंट पॉइंट पे काउंट किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। तो बोलता है पहला M1 के मेजर में सरकार ने क्या बोला कि हम क्या क्या इस मेजरमेंट में डालेंगे। तो M1 का डेफिनेशन बोलता है, M1 का डेफिनेशन बोलता है भाई whenever we are calculating the money supply with M1 it includes
coins and currencies held by public। पहली चीज क्या? तो पहली चीज क्वाइन और करेंसी जो पब्लिक हेल्ड कर रही है, जो पब्लिक के पास है, ठीक है। प्लस इसमें इन्होंने दूसरी चीज जोड़ी क्वाइन एंड करेंसी जोड़ा, प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। व्हाट आर द डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स? तो द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स आर, the demand deposits of commercial banks refers to the deposits being made by the public which can be demanded by the public at any time from the bank, and the bank has no capability to deny that it will not pay that money। डिमांड डिपॉजिट मतलब पब्लिक जब उस पैसे को डिपॉजिट करे, डिमांड करे, तो बैंक को वो पैसा पब्लिक को देना पड़ेगा, वो पब्लिक का पैसा है, ठीक है। एट एनी टाइम द पब्लिक वांट टू गेट दैट मनी बैक, पब्लिक उस पैसे को वापस चाहती है तो उसको वो पैसा वापस देना पड़ेगा। तो बोलता है मनी सप्लाई का सबसे नैरो कंसेप्ट है भैया कि क्वाइन और करेंसी जितना लोगों के हाथ में है उसको काउंट कर लो। अब आप बोलेंगे कि सर क्वाइन और करेंसी जितने लोगों के हाथ में है वो कैसे काउंट करेंगे? तो भाई जो क्रिएटर है वही डिस्ट्रीब्यूटर है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको ये नहीं पता है कि आज के दिन हमने इस पार्टिकुलर पॉइंट पे अपने पास से, अपने खजाने से, अपनी ट्रेजरी से कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। दे विल सर्टेनली नो। अगर आज के दिन गवर्नमेंट को ये पता करना हो कि इकोनॉमी में कितना पैसा रिवॉल्व कर रहा है करेंसी और क्वाइन में, तो भाई साहब इशूअर तो वही है, ठीक है। उनको ये पता नहीं है क्या कि आज तक टिल डेट कब से कब तक हमने कितने क्वाइन और कितने करेंसी इशू किए हैं? क्योंकि भाई जो इशू हो गया वो तो कहीं ना कहीं मार्केट में ही सर्कुलेट कर रहा है ना। हमारे हाथ में है, चाहे आपके हाथ में है, चाहे पड़ोसी के हाथ में है, चाहे थर्ड पर्सन के हाथ में, चाहे फोर्थ पर्सन के हाथ में, इट इज बीइंग सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। तो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट दैट कि व्हाटएवर हैज बीन इशूड टू द इकोनॉमी विल बी कंसीडर्ड एज द मनी सप्लाई एट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। वो हम पर्टिकुलर पॉइंट पे काउंट कर सकते हैं। प्लस जितने डिमांड डिपॉजिट्स हैं, तो सर जितने, इतने सारे बैंक हैं, इतने सारे कस्टमर्स हैं, इतने सारे डिमांड डिपॉजिट्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हमने बोला जितने भी हों, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस वी कैन डू इट, ठीक है। हमारे पास जितने बैंक्स हैं उनके जितने ब्रांचेस हैं और उसमें जितना डिपॉजिट अकाउंट है, क्या सरकार उन सबको क्लब नहीं कर सकती है? कर सकती है। an instruction to every branch of every bank, and they will get the detailed data from each and every bank, and they can know what is being the amount deposited by the customer in the bank account as classified in the demand deposit। They can get the figure of that particular थिंग। उसने आरबीआई ने ऑर्डर किया, आरबीआई ने सर्कुलर डाला कि सारे बैंक्स के जितने भी डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है, उनका मुझे इस डेट का बैलेंस चाहिए, ठीक है। एंड दे विल गेट द बैलेंस वेरी इजी। हर बैंक का हर ब्रांच उनको डेटा प्रोवाइड करेगा, दे विल गेट द डिटेल कि हाँ भाई इस तारीख को पूरे इंडिया में इस डेट को इतने बैंकों में इतने डिमांड डिपॉजिट्स के अकाउंट हैं, ठीक है, और उनमें इतना इतना बैलेंस है। दे विल सम अप दैट थिंग एंड दे विल गेट द बैलेंस, ठीक है। तो ये दो चीजें तो पता हो सकती हैं, बिल्कुल आसानी से पता हो सकती हैं। M1 का पहला दो कंपोनेंट, करेंसी एंड क्वाइन हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट। अब आगे बोलता है कि करेंसी एंड क्वाइन में क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो करेंसी एंड क्वाइन में भाई आता है क्या क्या? तो पहला बोलता है इट कंसिस्ट ऑफ द पेपर नोट्स एंड द क्वाइन हेल्ड बाय द पब्लिक। रिमेंबर एनी करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड बैंक इज नॉट इंक्लूडेड। ये तो पहले ही चर्चा हो गई कि भाई गवर्नमेंट या बैंक के पास में कोई करेंसी होगी तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई पब्लिक के पास में क्या हो सकता है? तो पब्लिक के पास में वही क्वाइंस और वही करेंसी का डिनोमिनेशन हो सकता है जिसको सरकार ने लीगल टेंडर माना है, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता उनके पास में। तो 2, 5, 10, 20, 50 जितने के सिक्के हैं और 2, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 500 जितने के नोट हैं, ठीक है, इनको अगर हम काउंट करते हैं तो यही क्वाइंस एंड करेंसी में आते हैं, ठीक है। एक शब्द बोलता है फिएट मनी, ठीक है, बोलता है करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। तो भाई
जो मैंने आपको लीगल टेंडर का डेफिनेशन बताया था, लीगल टेंडर मनी का डेफिनेशन क्या बताया था? बताया था मैंने कि इट इज बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट कंसीडर्ड एज मनी। ठीक है, सरकार के ऑर्डर की वजह से, निर्देश की वजह से ये पैसा पैसा बना है। तो फिएट मनी का भी सेम डेफिनेशन होता है। मींस व्हाट इज लीगल टेंडर इज फिएट मनी। मतलब लीगल टेंडर मनी का ही दूसरा नाम है फिएट मनी, FIAT, फिएट। फिएट शब्द का मतलब होता है ऑर्डर। फिएट शब्द का मतलब ही होता है ऑर्डर। तो बोलता है फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी। जिसको सरकार ने ये ऑर्डर दिया है, जिस चीज को सरकार के निर्देश की वजह से पैसा बनाया गया है, दैट इज अंडर लॉ इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेट्स। ठीक है, मतलब कानून के अंतर्गत इसको हर तरीके के कर्ज के बदले एक्सेप्ट करना होगा। मतलब सामने वाला अगर पैसा आपको देगा तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। मींस व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड इन द लीगल टेंडर मनी, सेम इज द डेफिनेशन अंडर फिएट मनी। ठीक है, वही चीज फिएट मनी भी होती है। तो लीगल टेंडर अगर कहीं लिखा हो या फिएट अगर कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब coins and currencies held by the public is what that has been fiated by the government, that has been ordered by the government to be money। ठीक है, तो ये हमारे पास में होगा, इसलिए नीचे लिख देता है इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। इसको लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। हम लोग ये डिस्कस कर चुके। तो क्वाइंस एंड करेंसी में क्या आएगा? क्वाइंस एंड करेंसी में सारे क्वाइन, सारे और सारे करेंसी नोट्स जो कि सरकार के ऑर्डर के अंतर्गत करेंसी है, उन सारे को एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम ऐड कर देंगे तो विल गेट व्हाट, विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी एंड क्वाइंस हेल्ड बाय पब्लिक। ये चीज हमें मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स तो पता करना इजी है। हमने क्या बोला? इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स व्हिच कैन बी इन कैश, जिससे पैसा निकाला जा सकता है बाय इशुइंग चेक। चेक लिख करके आप दीजिए और बैंक को आपको पैसा निकाल के देना कंपलसरी होगा एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। जी बिल्कुल, आपको बैंक कभी भी पैसा देने से डिनाई नहीं कर सकती। तो ये हो गया डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, एंड इसमें एक बात और है जो कि M1 मनी सप्लाई कंपोनेंट के अंदर आती है, एंड दैट इज अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। Two things are very clear and very common, that is coins and currencies, and the next one is demand deposits with the bank, and the third thing which is very less in amount, जो कि इसका अमाउंट बहुत कम है, जिसका इंटेंसिटी बहुत कम है, लेकिन वो भी एक कंपोनेंट है, अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। ठीक है, अदर डिपॉजिट्स विथ RBI में क्या क्या चीजें आती हैं देखिए। तो सबसे पहली बात तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पे डिपॉजिट पैसा, लेकिन वो पैसा होना किसका चाहिए? वो पैसा जनता के ही किसी काम का होना चाहिए। बिकॉज मनी सप्लाई के डेफिनेशन में हमने बेटा पहले ही पढ़ लिया है कि बैंकों का पैसा मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा, या सरकार का पैसा मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर लिखता है कि अदर डिपॉजिट्स बाय RBI, इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट दिस डिपॉजिट बिलोंग्स टू द सिटीजंस। ठीक है, ये डिपॉजिट लोगों का बिलोंग करता है और लोगों का डिपॉजिट। तो देखते हैं कि ये क्या डिपॉजिट है। बोलता है अदर डिपॉजिट विद RBI, इट इंक्लूड्स द डिपॉजिट्स व्हिच आर हेल्ड बाय RBI on behalf of foreign banks and government, public financial institutions, World Bank, International Monetary Fund, etc. However, it does not include deposit of the Indian government and commercial bank. बोलता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पैसा, यूनेस्को का पैसा, यूनिसेफ का पैसा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का पैसा, ठीक है, जो कि हमारे देश के लोगों के किसी काम के लिए आया है, या किसी फॉरेन बैंक के द्वारा भेजा हुआ पैसा, किसी फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया पैसा, जो कि इंडियन सिटीजन्स के लिए है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आया है, जो कि सरकार नागरिकों पर खर्च करेगी। ठीक है, सिटीजन्स पे खर्च करेगी। वैसा पैसा अगर RBI के पास पड़ा हुआ है तो वो भी M1 मनी सप्लाई कंपोनेंट के अंदर आएगा। ठीक है, और अगर वो M1 मनी सप्लाई कंपोनेंट के अंदर आएगा, इसका मतलब है कि वो भी हमारे करेंसी, वो भी हमारे अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ पार्टिकुलर डेट के अंदर काउंट किया जाएगा।
लेकिन इसमें एक बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि आरबीआई के पास ना बैंकों का भी पैसा होता है, ठीक है, आरबीआई के पास सरकार का भी पैसा होता है, ठीक है। इन पैसों को हम M1 मनी सप्लाई कंपोनेंट को काउंट करते टाइप नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे M1 कंपोनेंट में? M1 कंपोनेंट में हम कॉइन्स एंड करेंसीज इंक्लूड करेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड करेंगे, और अगर आरबीआई के पास में सिटीजन्स से रिलेटेड कोई पैसा है, लोगों से रिलेटेड कोई पैसा है जो कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने फंड किया है, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये मनी सप्लाई में सबसे नैरो और सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन जो मनी सप्लाई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया, उसके कंपोनेंट्स के अंदर ये चीजें थी, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, M1 के ही कंपोनेंट्स तक रखेंगे, ठीक है। M2, M3 और M4 का कंपोनेंट हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, और कल की क्लास में इस चैप्टर को, आपके मनी सप्लाई के चैप्टर को, मनी वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बैंकिंग का चैप्टर हम लोगों का रहेगा, मनी का चैप्टर कल एंड हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशंस के अलावा अगर आप पावर बूस्टर देखेंगे